अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस अपोलो 11 के पीछे असली वजह थी एक वॉर जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चल रही थी। दोनों मुल्कों के बीच में स्पेस में जाने की एक जंग चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला मुल्क बन जाता है दुनिया में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, और ये पहला ऑब्जेक्ट था जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाता। शॉक्ड हो जाता है कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन उसके तकरीबन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा धचका लग जाता है कि सोवियत एस्ट्रोनॉट्स पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। 25 मई 1961 में अमेरिका वादा करते हैं कि ये जंग खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे और वापस भी लेकर आएंगे। के लिए ये बहुत शॉकिंग बात थी, क्योंकि उस वक्त ना कोई मोबाइल था, ना कोई इंटरनेट, ना कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स बहुत पुराने थे और ये इस वक्त इंसानों को मून पर भेजने का वादा कर रहे थे। इसके लिए ये अगले 7 साल 1 से 9 बिलियन डॉलर्स इनिशियल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। पूरी प्रेस एजेंसी इस एक मकसद को पूरा करने के लिए लग जाती है। कुछ महीने बाद टेस्टिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे कि इनके रॉकेट्स जिसका ये इस्तेमाल करेंगे अर्थ से बाहर निकलने के लिए वो सही है या नहीं है। फिर टेस्टिंग होती है कमांड मॉड्यूल्स की। हीट शीट कितना गर्मी प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, मॉड्यूल सर्विस की, प्रोपल्शन की। 1963 से 1967 तक सही सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि सारे अनमेन्ड होते हैं। फरवरी 1967 में ये पहले मैन टेस्टिंग की प्लानिंग करते हैं, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें इंसान भी होंगे, और ये उसको नाम देते हैं अपोलो 1। मगर 27 फरवरी 1967 को इनके केबिन में आग लग जाती है और जो एस्ट्रोनॉट्स ये प्लान कर रहे थे कि ऊपर जाएंगे वो तीनों के तीनों मारे जाते हैं। मगर नासा हार नहीं मानता और आगे की टेस्टिंग्स जारी रखता है। अपोलो 4, 5, 6 ये सारे मिशन अनमैन्ड होते हैं। अक्टूबर 1968 में मिशन अपोलो 7 लॉन्च किया जाता है और एक बार फिर इंसानों को स्पेस में जाने का दावा किया जाता है और ये सक्सेसफुल हो जाता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 अपोलो 8 लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के करीब भेजा जाता है। 3 महीने बाद मार्च 1969 अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनियर मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो हिस्सा जो चांद पर उतरेगा। 2 महीने बाद 1969 अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें सब कुछ करवाया जाता है एक्सेप्ट वो चांद पर लैंड नहीं करते। फाइनली 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में कमांडोज 38 ईयर ओल्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉड्यूल कमांडर पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन हिबिस का शामिल है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत फेमस होते हैं, मगर माइकल कॉलिंस इतना फेमस नहीं होते। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आगे चलिए आपको बताते हैं। तो जो अपोलो 11 मिशन था का स्पेस क्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से होते हैं, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 हिस्सों को एक साथ रखकर CMS भी बोला जाता है। मकसद ये था कि लूनर मॉड्यूल सिर्फ वही हिस्सा चांद पर लैंड करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा, और वापस आकर लूनर मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। से पहले इसमें 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड की जाती है, और इस पूरे रॉकेट का वजन ऑलमोस्ट 30 लाख केजी हो जाता है। इसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट में गया और रॉकेट तक पहुंचा। ऑर्बिट तक पहुंचने में से सिर्फ तकरीबन 10 मिनट लगे। तकरीबन 1 चक्कर लगाता है और फिर चांद की तरफ
चला जाता है लूनर मॉड्यूल की कमांड मॉड्यूल की परमिशन के बाद कि ट्रांस लूनर मॉड्यूल इंजेक्शन कर लिया जाए, यानी अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट तक जाया जाए। एक्चुअली में चांद तक पहुंचने में कई दिनों का वक्त लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने कभी इंतजार किया, कभी खाना खाया, कभी सोए और कभी उन्होंने फोटोज बनाए। 19 जुलाई 1969 ऑलमोस्ट 10 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एयरक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है और यहाँ पर इसको दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाना होता है। सर्विस एंड कमांड मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और इनका काम था कि ये चांद के ऑर्बिट में ही रहें, यानी चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन के पास था। यही रीजन था कि माइकल कॉलिंस को हर कोई आज नहीं जानता। 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल मून के करीब पहुंचता है तो ये ठीक 8:10 एक अलार्म बजने लग जाता है। अलार्म 1202। ना ही नील ना ही बस जानते थे कि इस अलार्म का मतलब क्या है। वो कंट्रोल मिशन से पूछते हैं कि क्या किया जाए और वहां से रिस्पांस आता है, इग्नोर करो, आगे चलो। बाद में पता चलता है कि कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा था, मगर इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि मेन चीजें चलती रहें ओवरलोड होने के बाद भी। कंप्यूटर में प्रोग्राम था कि मेन चीजें चलती रहें ओवरलोड होने के बाद भी। कंप्यूटर में प्रोग्राम था कि लूनर को मून पर ऑटोमेटिकली उतारा जाएगा, मगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग 150 किलोमीटर की हाइट पर कंट्रोल खुद ले लेते हैं, क्योंकि जहां पर लैंड होने जा रहा था वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। लैंडिंग की जगह बदली जाती है और लैंडिंग से तकरीबन 4 माइल्स दूर एक और जगह डिसाइड की जाती है और वहां लैंड किया जाता है। 8:16 फ्यूल का इंडिकेटर दिखते हैं तो सिर्फ 5% फ्यूल रह जाता है। इसके बाद कंट्रोल मिशन एक काउंटडाउन लॉन्च करता है कि लैंड किया जाए या अवॉइड किया जाए। सिर्फ 30 मिनट बाद नील रेडियो मैसेज भेजते हैं कि ईगल सक्सेसफुली लैंड हो गया है। कि फिर नील स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इसके बाद बस भी मून पर कदम रखते हैं और करीब अगले 2.5 घंटे तक ये चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स के साथ खेलते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मिशन वॉर की वजह से, मगर बहुत बड़ा मिशन था। 100 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी साथ थे, या जैसे कि एक साइंटिफिक कैमरा सेटअप करते हैं जिससे अर्थ पर सिग्नल भेजे जा सके। एक ऐसी डिवाइस थी जिससे सोलर विंड को मेजर कर सके। एक ऐसी डिवाइस थी जिससे लेजर बीम अर्थ पर भेजी जा सके और लेजर बीम के जरिए एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया जा सके अर्थ और मून का। पर एक ऐसी डिवाइस लॉन्च करते हैं जिससे अर्थक्वेक मेजर कर सके। वैसे इसको अर्थक्वेक नहीं कहा जाएगा, मूनक्वेक कहा जाएगा। 23 kg मिट्टी के सैंपल मून से कलेक्ट करते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन फ्लैग और एक प्लेट जिस पर लिखा था हियर मैन फ्रॉम द अर्थ फर्स्ट कम ऑन टू द मून। लूनर मॉड्यूल को 21 घंटे तक चांद में रहना था और इसके बाद इसको ऊपर CMS के साथ अटैच हो जाना था। लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की जरूरत थी, जिसके लिए इंजन चाहिए था। दोनों को पता था कि इंजन चलाने वाला सर्किट टूट गया है। वो कंट्रोल मिशन को इस डैमेज के बारे में बताते हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सके, और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है। स्विच क्या होता है? स्विच एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ता है। बस रियलाइज करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो दोबारा सर्किट को जोड़ सके। वो आसपास देखते हैं और उन्हें अपना एक पेन नजर आता है और वो पेन के थ्रू इस सर्किट को जोड़ते हैं। फाइनली लूनर मॉड्यूल रीअटैच हो जाता है और फिर स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ मोड़ा जाता है। अर्थ पर लैंड होने के लिए प्लान था कि जो लूनर मॉड्यूल है वो सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, मगर इसमें बहुत सारे खतरात आते हैं क्योंकि वो खराब हो गया था। सर्विस मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिस्ट्रॉय हो गया था, मगर यहाँ पर यह खतरा था
कि सर्विस मॉड्यूल ज्यादा खराब हो गया था, तो वो कमांड मॉड्यूल के साथ टकरा सकता था, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट फोर्थ हो सकते थे। सर्विस मॉड्यूल में एक ब्रस्टिंग होती है जो उससे दूर ले जाती है, मगर जब ये वापस आ रहे थे तो पता चलता है कि ट्रस्टिंग तो पहले से ही काम नहीं कर रही। एक मौजज़ा होता है कि कमांड मॉड्यूल के टुकड़े सर्विस मॉड्यूल से नहीं जात के टकराते और कमांड मॉड्यूल सेफ रहता है। एस्ट्रोनॉट के मरने का रिस्क इतना हाई था इसमें कि यूएस के प्रेसिडेंट ने एक अल्टरनेट स्पीच भी तैयार कर रखी थी इन केस अगर ये लोग मारे जाते हैं। उन्होंने लिखा था इसमें, Fate had obtained that the man went to the moon, explore in peace, with stay on moon to rest in peace. These brave men, Neil and Buzz, know that there is no hope of recovery. These two men are laying down their lives in mankind most probable goals, the search for truth and understanding. लेकिन thankfully ऐसा नहीं होता। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ से नीचे आ जाता है, पैराशूट डिप्लॉय करता है और सीधा समंदर में लैंड कर जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट सेफ हैं, जिंदा हैं। ऑलमोस्ट हर मोड पर इन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इन प्रॉब्लम्स को ये सक्सेसफुली डील करते हैं और बचकर वापस आ जाते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो इन्हें आइसोलेशन मोड में रखा गया कि मून पे कोई ऐसा वायरस ना हो, इफेक्ट ना इनको किया हो, जिसकी वजह से अर्थ पर कोई ना कोई तबाही हो। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी डिफिकल्टी में होप नहीं छोड़नी चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद जरूर करता है।